हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार पर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट दोस्तों 8। दोस्तों, आज की ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले हम 60 मॉडल प्रैक्टिस सेट पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, और आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इससे आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा और यह दोस्तों हौसला बन जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चाहते हैं आप ITI के साथ साथ पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करना, तो आपके लिए साइंस है, हर जगह पूछे जाते हैं। ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो या आप DLED का, तो यहाँ पे आपको सब में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। गैर आवश्यक पूछ रहे हैं दोस्तों। आप ये तो बायोलॉजी का है, तो आप कहिएगा दोस्तों ये पैरामेडिकल में नहीं पूछेगा। तो आप सोचिए, पैरामेडिकल में तो बायोलॉजी ही ना पूछता है। तो इनका ऑप्शन ए में है उत्सर्जन, बी है संरचना, संचारण, सी है पोषण और डी है प्रजनन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा संचारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यह दोस्तों गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। इसका उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन ये सभी दोस्तों आवश्यक हैं। उत्सर्जन शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ बनता है, मतलब जो भी दोस्तों फालतू चीज होता है ना, जो अवशेष होता है उसको कहते हैं उत्सर्जन। जैसे दोस्तों यूरिया निकलता है, जैसे दोस्तों टॉयलेट करते हैं, या दोस्तों अपने भाषा में कहते तो लगी जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब उत्सर्जन का है। जैसे नाक से दोस्तों निकलता है, तो ये सब। उसके बाद पोषण भी आवश्यक है, खाना सब। उसके बाद प्रजनन भी आवश्यक है, जिससे दोस्तों एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी होता है, यानी पीढ़ी बनता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रायोजेनिक एक विज्ञान है जो संबंधित है ए उच्च तापमान से, बी निम्न तापमान से, सी परमाणु ऊर्जा से और डी आणविक विज्ञान से। तो दोस्तों क्रायोजेनिक क्या है? एक विज्ञान है जो संबंधित दोस्तों है। ये दोस्तों संबंधित है निम्न तापमान से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किससे दोस्तों? निम्न तापमान से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। ए न्यूटन के द्वारा, बी ह्यूजेंस के द्वारा, सी प्लैंक के द्वारा और डी फैराडे के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत पूछ रहे हैं, किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? यह ह्यूजेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। किसके? ह्यूजेंस के द्वारा। दोस्तों न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। कौन सा न्यूटन ने दिया था? तो कणिका सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। ह्यूजेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था। आप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इसका इंग्लिश भी आप जानना चाहते हैं। तरंग सिद्धांत मतलब वेव थ्योरी, और कणिका सिद्धांत मतलब दोस्तों कॉर्पस दोस्तों कूलर। आप याद रखिए कूलर। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। तो किससे चलेगा दोस्तों? इनका राइट आंसर होगा त्वरण से। एक समान त्वरण से चलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। ए वायु से होकर, बी जल से होकर, सी कांच से होकर और डी निर्वात से होकर। तो दोस्तों इनका राइट आंसर क्या होगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा कांच से होकर जब गुजरेगा ना, तो प्रकाश की गति क्या होगी? न्यूनतम होगी। यानी कि दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ठीक, निर्वात में सबसे अधिक, और इसके बाद दोस्तों वायु में सबसे अधिक, फिर इसके बाद जल में, लेकिन कांच में सबसे कम। तो अगर ध्वनि यहीं पर पूछता तो इसका उल्टा होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, और निर्वात में सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहना जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होगा? 0 रहता है, यहाँ से जब जल को गर्म करते हैं ना 4 डिग्री आते आते क्या होता है? 4 डिग्री दोस्तों आते आते क्या करता है कि घटता है। फिर दोस्तों यहाँ से
फिर बढ़ने का नाम लेता है, यानी कि बढ़ता है। तो यहाँ से 4 डिग्री तक घटेगा, फिर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो कह रहा है 0 से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इनका जो राइट आंसर होगा, पहले कमता है फिर बाद में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जल का आयतन है। अगर घनत्व कहता तब दोस्तों उल्टा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा त्वरित चालक निर्मित होते हैं, ए लोहे से, बी तांबे से, सी इस्पात से और डी एल्युमिनियम से। तो त्वरित चालक किससे निर्माण किया जाता है, तो दोस्तों ये तांबे से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्या निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन है। तो पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परिरक्षण देता है। तो ग्रीन फ्लेम परिरक्षण दोस्तों जो देता है दोस्तों वो कौन सा होता है, तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, BaCl, इसको ग्रीन फ्लेम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यह दोस्तों क्या होता है, NaCl, यहाँ पे 2 लगा देंगे ना, तो ये हो जाएगा दोस्तों येलो फ्लेम। क्या होगा, येलो फ्लेम हो जाएगा। CaCl2 ये ऑरेंज फ्लेम होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑरेंज फ्लेम होता है। और ZnCl2 दोस्तों ये होता है ब्लू फ्लेम होता है, या पेल ग्रीन फ्लेम होता है। आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह दोस्तों मच्छर जो है ना पानी में पनपता है और उस पर लार्वा छोड़ता है, जो उनका जो बच्चा होता है यानी कि अंडा जो देता है। तो जब इनमें हम मिट्टी का तेल डालते हैं ना, यह टूट जाता है, इसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है और ये टूट जाता है, टूट के ये बिखर जाता है। तो यहाँ पे इनका जो राइट आंसर जो दोस्तों होगा, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहा है यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध, दोस्तों कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों जब दो बंध रहता है ना, तो इनको दोस्तों कहते हैं एल्किन्स। क्या कहते हैं, एल्किन्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों होता है एक एल्काइन होता है, एक एल्किन होता है, और उसके बाद एक एल्काइंस होते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से कहता है अलग है क्योंकि यह संवेदनशील। यह किस लिए संवेदनशील है, तो टेट्रासाइक्लिन पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है कि सापेक्ष जो परागकण होता है वो उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये उत्पन्न होता है पाइनस से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, किससे, पाइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों आलू का अग्र शीर्षक इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। आलू जो होता है ना, उसके जो अग्र शीर्षक होता है दोस्तों, इस तरह से आप लोग अंकुर देखोगे, तो अंकुर हर जगह ऐसे होता है, कोई ऐसे बढ़ते जाता है और इससे दोस्तों पत्ती सब निकलता है और वहीं पे क्या होता है, यहाँ पे आलू और ज़्यादा होने लगता है इससे। तो ये दोस्तों मेन होता है ना। तो शीर्षक के द्वारा उत्पन्न जो होता है उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उनको कहते हैं अल्टरनेरिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई डैश है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसको दोस्तों यूनिट भी कहते हैं, यूनिट आप याद रखें, यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है इनमें से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है, किसका, जाइलम का। ए सीस ट्यूब, बी ट्रेकिड, सी जाइलम फाइबर्स और डी नलिकाएं। तो दोस्तों जाइलम के प्रकार नहीं, जाइलम के 4 प्रकार होते हैं ना, तो इनमें इनका राइट आंसर होगा सी ट्यूब, इनके प्रकार नहीं है, ठीक है। जाइलम फाइबर्स हैं, नालिका हैं, ट्रेकिस हैं दोस्तों। और उनके बाद दोस्तों एक और होता है जिसको वाणिकाएं कहते हैं, वाणिकाएं कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या 220 वोल्टेज आउटपुट जब दोस्तों हम देते हैं तो जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त
होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा आई का मान पूछ रहे हैं। किसका दोस्तों? विद्युत धारा आई का मान पूछ रहे हैं। तो P बराबर हम जानते हैं दोस्तों VI होता है, तो आई का मान पूछ रहे हैं तो P बटे V हो जाएगा। यहाँ पे I बच जाएगा, तो यहाँ पे P कितना दिया है 220, और दोस्तों पावर दिया है दोस्तों यहाँ पे 1100 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप P बटे V कर सकते हैं I बराबर, तो यहाँ पे 1100 पावर दिया और 220 वोल्ट दिया है। तो 0 से 0 22 पंचे होता है 110, तो यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। ये न्यूटन पर मीटर, बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन पर मीटर क्यूब और डी न्यूटन पर मीटर फोर। तो दोस्तों दृढ़ता गुणांक का जो मात्रक होता है ना, वो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहना डैश चौथे आवर्त और दूसरा समूह में मौजूद होते हैं। चौथा आवर्त और दूसरा समूह में दोस्तों कौन मौजूद है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या स्केडियम। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा कैल्शियम। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में स्थित होते हैं कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, इनका आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की जो मानक इकाई है ना, उनको क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग की आवृत्ति को मापने की जो इकाई होती हैं उनको दोस्तों हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की एक सतह पर 16 न्यूटन का प्रणोद अर्पित किया जाता है। कितना? 16 न्यूटन का, ठीक है। तो इस सतह पर अर्पित दाब क्या है? यानी कि दाब पूछ रहे हैं दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं? दाब। तो दोस्तों घनत्व की भुजा 8 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम इनका दोस्तों मीटर में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो हो जाएगा 8 बटे 100 से भाग देंगे तो यह दोस्तों मीटर में आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो हो गया 0.08 मीटर। तो दोस्तों जब भी बल को हम करेंगे नाप में तो मीटर में करना ही होगा। तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल भुजा इसका होता है 0.08 गुना 0.08, ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जब इनको गुना करेंगे 0.20 है, 8 64 मीटर स्क्वायर हो गया, जो हो गया क्षेत्रफल। क्योंकि दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल होता है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, तो दाब बराबर प्रणोद कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पे 16 न्यूटन दिया है, क्षेत्रफल 0.0064, ठीक है। ये 4 0 ऊपर चल जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ 16 चौके 64, 25 चौके 100, तो 2500, तो 2500 न्यूटन पर मीटर इसका होगा। इनका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों न्यूमेरिकल ही है। कह रहे हैं दोस्तों चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना है? 10.8 अपेक्षित घनत्व दिया है। पानी का घनत्व इतना है, तो ऐसा ही मात्रा में चांदी का घनत्व क्या है? तो चांदी का घनत्व बराबर होता है दोस्तों क्या? अपेक्षित चांदी का अपेक्षित घनत्व बटे पानी का घनत्व, तो 0.08 बटे 10 पावर क्यू, ऐसे हम लिख सकते हैं दोस्तों। 0.8 बटे 10 पावर क्यू, ऐसा हम कर सकते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों, ये यहाँ पे पूछ रहा है चांदी का घनत्व पूछ रहा है। तो दोस्तों अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है कि कुल, यानी कि अपेक्षित घनत्व बराबर होता है दोस्तों कि चांदी का घनत्व बटे जो आयतन होता है ना पानी का, वो होता है। तो इनका राइट जो ऐसे करेंगे दोस्तों, चांदी का आप घनत्व हमको पूछ रहा है, इनको बराबर कर देंगे और चांदी का अपेक्षित घनत्व जो दिया हुआ वो लिख लेंगे। कितना दिया है? 0.8, यानी 10.8 गुना 10 पावर क्यू करेंगे, ये उड़ गया तो नीचे 10, इससे एगो काट देंगे तो 108 गुना 10 पावर 2 होगा, 108 गुना 10 पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि
एक कमरे की विमाएँ 6, 5, 4 मीटर है, तो इस कमरे में उपस्थित वायु का द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि वायु का घनत्व इतना है तो घनत्व हमको दिया है, द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, इनको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। 6, 5, 4 का आयतन कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 6 पंचा 30, 30 चौके 120, तो 120 ये हो गया। फिर दोस्तों इसका घनत्व हमको दिया हुआ है, तो वायु का द्रव्यमान बराबर होगा आयतन इंटू घनत्व। क्या होगा? वायु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आयतन इंटू दोस्तों घनत्व। तो घनत्व आयतन हम 120 निकालें, घनत्व हमको दोस्तों 1.26 दिया हुआ है केजी मीटर पर क्यू। और दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसको उड़ाएंगे नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो किया। ठीक है, तो उसको जब हम गुना कर लेंगे दोस्तों तो ये 151 और 10 1 जीरो बचा है तो 0.2, 151.2 हो जाएगा। तो इनका ऑप्शन में ए जो है ना, यही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ शिकारी के पास वाला है दोस्तों, इसको और हम ये जो दोस्तों दिया हम 75, इस दोनों नंबर को छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। जितना हम ये करेंगे उतना में हम दोस्तों 10 क्वेश्चन खींच देंगे। तो यहाँ पे दिया है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। कहता है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का जो प्रतिरोध करता है ना, वह एक वस्तु है, उनकी जो प्रवृत्ति होती है उनको डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो दोस्तों उनको जो कहते हैं ना, इनको कहा जाता है, ए बल है, बी वेग है, सी संवेग है और डी में दोस्तों जड़त। तो दोस्तों इनको कहते हैं जड़त। क्या कहते हैं? जड़त। ठीक है, जड़त तो दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर का जड़त, एक होता है गति का जड़त। दोस्तों जड़त गैलीलियो ने दिया था। किसने? गैलीलियो ने दिया था दोस्तों, आप याद रखिएगा। इसी ने दूरबीन का भी आविष्कार किया था। ठीक है, जड़त 2 प्रकार का है दोस्तों। जड़त जो है ना, यह न्यूटन का जो प्रथम नियम है उनको ही जड़त का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, एल्कोहल और इथर अल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में डैश इकाइयों का अंतर होता है। अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के जो आणविक द्रव्यमान होता है, इन दोनों में अंतर पूछ रहा है दोस्तों। दोनों में अंतर है 14 का, आप डायरेक्ट याद रखिएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौधा तत्व उपलब्ध है। तो पौधा तत्व कौन सा उपलब्ध है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सोडियम है या पोटेशियम है। तो दोस्तों हड्डी में फास्फोरस और दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम तो नहीं है, फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहे हैं घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ए नाभिकीय, बी घर्षण, सी तापीय और डी रसायन। दोस्तों जब घर्षण होता है तो वहाँ से ऊष्मा निकलता है। क्या? ऊष्मा, तो यानी कि तापीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, जब राइट आंसर है। जब आप हाथ को घसीएगा तो वहाँ पे ऊष्मा यानी कि वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। जब किसी चीज़ को पत्थर में पत्थर लगा तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी कि वहाँ पे आग पकड़ लेता है, तो वही उसमें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? ए नींबू का रस, बी छाछ, सी सिरके का घोल और डी बेकिंग सोडा का घोल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है बेकिंग सोडा का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिप्सम के रूप में कहते हैं परिवर्तित हो जाता है, तो वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिनको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में जब घोलते हैं ना तो यह जिप्सम का रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, क्या है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। ठीक है, और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या आप पूछ रहे हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या कर देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या होगा? न्यूट्रॉन की संख्या
निकल जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं n बराबर z माइनस ए है, तो n बराबर z मतलब परमाणु संख्या, n द्रव्यमान संख्या 39 दिया है, परमाणु संख्या 19 दिया है। जब इन दोनों को करेंगे दोस्तों तो 20 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, तो पपीता होता है। कौन सा? पपीता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कास्ट एस्पिरिट क्या होती है? तो दोस्तों कास्ट एस्पिरिट या मेथिल अल्कोहल होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? मेथिल अल्कोहल CH3OH होता है। नेक्स्ट है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? लड़की का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो दोस्तों 450 न्यूटन का भार है, तो दोस्तों mg बराबर क्या होगा? 450। ठीक है, तो m हमारा पूछ रहा है, तो m 450 में दोस्तों g का मान हम जो जानते हैं 9.8 होता है, ये उड़ गया ऊपर, और दोस्तों इससे हम काट देंगे तो हो जाएगा 45.9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं दोस्तों निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो बड़े शहरों में जो वायु को प्रदूषित करता है वो क्या चीज़ है? दोस्तों वो शीशा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है। तो पिछला सदस्य हाइड्रोकार्बन परिवार कैसे अलग होता है? यह मेथिलीन के कारण होता है, मेथिलीन के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, डोवेराइनर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल डैश त्रिकों को पहचान सके। कितने दोस्तों? तो दोस्तों 3 त्रिक को पहचान सके थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। पहला था कैल्शियम, फ्रांसियम और बेरियम, दूसरा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप इन तीनों को याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? वे है मिश्र धातु की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? तो यौगिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनके अलावा इसके संगठन तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, मतलब पानी, नमक, चीनी, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म आदि क्या है? ये सब यौगिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, शाकाहारियों को डैश को बचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो शाकाहारी को दोस्तों सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की जरूरत होती है, इसको ग्लूकोज को पचाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया है, डैश समरूप अंग है। कौन सा दोस्तों? यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा ब्लास्टर। ब्लास्टर की पूंछ और हेल की जो फाल होता है ना, ये समरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहे हैं हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो कान को किसके द्वारा मोड़ा सकते हैं? कान हो, नाक हो, आपका जो गर्दन है दोस्तों, ये सब किसके द्वारा मोड़ा जाता है? तो दोस्तों ये सब उपास्थियों के कारण मोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पर दोस्तों समाप्त होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, बेस्ट अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।